साल 2026 एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया को जंग के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया था। तो चलिए आज इसी संकट की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे और इसके नतीजे क्या निकले। अब इस पूरी कहानी की तह तक जाने के लिए ना एक बहुत ही सीधा सा सवाल सोचना होगा। सोचिए जरा, क्या होता है जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी की उसकी लाइफलाइन ही काट दी जाए। 20%, दुनिया का 20% पेट्रोलियम। मतलब सोचिए, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का पूरा 5वां हिस्सा सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से गुजरता है। और फिर फरवरी 2026 में ठीक यही हुआ, वो लाइफलाइन काट दी गई और इस एक फैसले ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में जैसे भूचाल ला दिया। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जगह, ये चोक पॉइंट इतना ज्यादा जरूरी क्यों है पूरी दुनिया के लिए। ये जो नक्शा हम देख रहे हैं, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब देखने में ये भले ही एक छोटा सा रास्ता लगे, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दुनिया के एनर्जी ट्रेड का सबसे सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें ना, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। दुनिया का 20% पेट्रोलियम और 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी यहीं से होकर गुजरता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरी दुनिया का एनर्जी मार्केट सचमुच इसी एक रास्ते के रहमो करम पर है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये रास्ता बंद हुआ तो हुआ कैसे। इसके लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, उन घटनाओं को देखने के लिए जिनसे इस पूरे टकराव की नींव पड़ी। देखिए, इस सब की शुरुआत हुई ईरान के एक अंदरूनी संकट से। 28 दिसंबर 2025 ईरान की करेंसी बुरी तरह गिरी और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात इतने बिगड़े कि 8 जनवरी 2026 तक सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना शुरू कर दिया। और फिर इसी माहौल में 13 जनवरी को एंट्री होती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की, जो वादा करते हैं कि मदद रास्ते में है। 6126। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स के मुताबिक ये वो अंदाजन संख्या थी जितने लोगों ने सरकारी कार्यवाही में अपनी जान गंवाई। हाँ, ये आंकड़ा जरूर विवादों में रहा, लेकिन ये हमें उस संकट की मानवीय कीमत और उसकी गंभीरता का एक अंदाजा तो दे ही देता है। अब ईरान के अंदरूनी हालात और वहां की सरकार की कार्रवाई के जवाब में अमेरिका ने अपनी विशाल मिलिट्री मशीन को हरकत में लाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने इस रीजन में अपने सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिए। बात हो रही है दो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स की, यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड। इतना ही नहीं, इनके साथ F-35, F-22 और F-15E जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स का पूरा बेड़ा भी वहां पहुंच गया। अब इस तैयारी का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 2003 के इराक युद्ध के बाद से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप था, सबसे बड़ा। लेकिन इस मिलिट्री बिल्डअप के बीच पर्दे के पीछे दो बिल्कुल अलग-अलग खेल चल रहे थे। एक तरफ तो ओमान की मध्यस्थता से अमेरिका और ईरान के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत की कोशिशें हो रही थीं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को डिफेंसिव से बदलकर ऑफेंसिव कर दिया, और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। और फिर ईरान की तरफ से धमकियों का सिलसिला भी तेज हो गया। 17 फरवरी को सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने एक सीधा और खुला बयान दिया। उन्होंने कहा, अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर की गहराइयों में डुबोया जा सकता है। ये बयान बताता है कि टेंशन किस लेवल पर पहुंच चुका था। और आखिरकार 28 फरवरी 2026 को बातचीत और धमकियों का वो दौर खत्म हो गया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक शुरू कर दी, और बस यहीं से एक बड़े युद्ध का आगाज हो गया। इन हमलों का असर सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रहा। इसकी वजह से पूरी दुनिया जैसे दो हिस्सों में बंट गई। देखते हैं कैसे। अब देखिए दुनिया का रिएक्शन कितना बटा हुआ था। एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर हमले कर रहे थे, तो जवाब में ईरान ने हॉर्मुज पर नाकाबंदी कर दी। यूरोपियन यूनियन ने ईरान के IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। लेकिन वहीं खाड़ी के कई अहम देशों ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने से ही मना कर दिया। और इस सब के बीच चीन और रूस ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में लाए गए प्रस्ताव को वीटो कर दिया। मतलब पूरा मामला उलझ चुका था। और इन सभी घटनाओं का नतीजा क्या निकला? एक ऐसा मिलिट्री और इकोनॉमिक डेडलॉक।
एक ऐसा गतिरोध जो आज तक नहीं सुलझ पाया है। तो ईरान का सबसे बड़ा जवाबी दाव था ईरानी नाकाबंदी। जैसे ही उस पर हमले हुए, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबके लिए बंद कर दिया, सिवाय उन देशों के जिन्हें वो नॉन हॉस्टाइल यानी अपना दुश्मन नहीं मानता था। इसका असर ये हुआ कि वहां से गुजरने वाला ट्रैफिक, जो पहले 100% था, वो घटकर सिर्फ 5% रह गया। सिर्फ 5%। अब अमेरिका भी चुप नहीं बैठा, उसने भी 2 बड़े कदम उठाए। पहला, तेल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मेंबर देशों ने मिलकर अपने रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल मार्केट में रिलीज किया। और दूसरा, 13 अप्रैल को अमेरिका ने अपनी एक काउंटर ब्लॉकेज शुरू कर दी, जिसमें ईरान के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले हर जहाज को निशाना बनाया जाने लगा। और इसी गतिरोध के बीच जब बातचीत की मेज सजी, तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए थे। अमेरिका और इजराइल का कहना था कि सीज फायर तभी होगा जब हॉर्मूज का रास्ता फिर से खोला जाएगा। दूसरी तरफ ईरान की मांग थी कि पहले अमेरिका अपनी काउंटर ब्लॉकेज खत्म करे और जंग के बाद भी स्ट्रेट पर कंट्रोल ईरान का ही रहेगा। मतलब कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। और ये कहानी हमें आज ठीक यहीं लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ पूरी दुनिया की इकोनॉमी दांव पर लगी है और दूसरी तरफ ये सवाल मुंह बाए खड़ा है कि पहले क्या टूटेगा, ये नाकाबंदी या फिर ये नाजुक सा युद्ध विराम। इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।